नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र में वर्तमान सरकार के तहत देश में स्थायी आर्थिक संकट के बारे में लोगों को चेतावनी दी। राहुल ने कहा कि एक स्पष्ट आर्थिक संकट पैदा हो गया है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरीके से कॉरपोरेट कब्जा, नौकरी खोने को लेकर चिंतित हैं लोग। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को संबोधित पत्र में लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं। उनकी आय में और गिरावट आ रही है, उनके बेहतर भविष्य के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। देश भर में निराशा की गहरी भावना है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राज्य के दौरे पर है। इसी बीच भाजपा नेता उन राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं जहां भाजपा कमजोर है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि पार्टी के लोकसभा प्रवास अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो पार्टी नेताओं से मिलेंगे और चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी को दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि पिछले साल दिसंबर के अंत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लोकसभा प्रवासी अभियान का 2.0 लॉन्च किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के रविदास घाट से गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक बिन पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। वो वही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास ने भागवत के बयान पर कहा कि सही बताया। आप भी सुने। इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से?
आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन ऑफ डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं। उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर, मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? एस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। और जो वर्चस्व की बात कही है, उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व, उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने। बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। और उसके पंचिनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काज मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, तो उन्होंने कहा था। वहीं रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। अभी तक करीब 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं। अक्टूबर 2023 तक
पहले तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण करीब 50% पूरा हो गया है। 1992 से तरासे जा रहे पत्थरों का 10 फीट ऊंचा पिलर चारों तरफ खड़ा हो गया है। अब गर्भगृह के चबूतरे का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही पिलर को और 10 फीट ऊंचा किया जा रहा है, फिर छत डाली जाएगी। पतित पावनी माता सरयू के तट पर आसीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये पत्थर कितने खूबसूरत से लग रहे हैं और ये जानते कहां पे है? ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये तराशे हुए पत्थर वहीं पे लगाए गए हैं। कितनी कलाकृतियां इस पर देखो उकेरी गई हैं। एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाया गया है। हम इस टाइम है रंग मंडप में। मंदिर का ये रंग मंडप का एरिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा, दिखाएं। ये रंग मंडप का एरिया है। जैसे आप मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, आपको रंग मंडप मिलने वाला है। और इस तरह से देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर कितने करीने से सजाया गया है। एक एक पत्थर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सजाया संवारा गया है। इस तरह से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक एक चीजों को बहुत ही गहनता के साथ जांच परख कर ही यहाँ पर सुसज्जित किया जा रहा है। आप देख रहे हो किस तरह से ये रंग मंडप का एरिया है। मंदिर का रंग मंडप का एरिया है ये। और आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाता चलूं। ये एरिया भी रंग मंडप का एरिया है। ये भजन कीर्तन का एरिया है। कितने करीने से यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर तराशा गया है। कितनी खूबसूरती से तराशा गया यहाँ पर पत्थरों को। एक एक पत्थर कितनी खूबसूरती से। मेरे साथ में कुछ यहाँ पे और भी तमाम साथी हैं। देखिए किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर ये कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सजाया गया है। मैं आपको ले चलूंगा गर्भगृह की तरफ। कितनी खूबसूरती, एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाने का काम किया गया है। हर एक श्रद्धालु के दिल में जिज्ञासा थी कब प्रभु श्री राम का मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा, कब दर्शन होगा उस मंदिर का। अब तक कितना निर्माण हो चुका मंदिर का आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा, दिखाएं कितना निर्माण हो चुका है अब तक प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का। एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाकर यहाँ के जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ देखकर यहाँ पर सुसज्जित करवा रहे हैं। आपको मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। कलाकृतियों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध सा हो जाएगा, क्योंकि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा हो, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, देखिए किस तरह से सजाया गया है। यहाँ पर पत्थरों को बहुत ही करीने से सजाया गया है। एक एक पत्थर को आप एक एक चीजों के यहाँ पर बहुत करीब। ये जगह जो है ये रंग मंडप है। यहाँ पर रंग मंडप स्थापित किया गया है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर एक ही व्यक्ति के दिल में जिज्ञासा थी कब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का, दिव्य मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। वो घड़ी, शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। अब तक कितना निर्माण हो चुका है उसकी तस्वीरें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से एक एक चीजों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। बात की जाए यहाँ के जिम्मेदारों की, तो उन्होंने भी पूरी यहाँ पर पलक पावड़े बिछा रखे हैं कि कितनी जल्दी ये मंदिर बनकर तैयार हो जाए। और जब उनके जिम्मेदारों से बात किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समर्पित कर दिया जाएगा। आपको और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से कितनी खूबसूरती से यहाँ पर प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ। कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है इस मंदिर को। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन भी कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। एक एक कलाकृतियां देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर उकेरी गई हैं। ये बेजान पत्थर भी बोल से पड़े हैं, प्रभु श्री राम का जयकारे का उद्घोष कर रहे हैं ये कि कितनी जल्दी ये श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किए जाएं, कब प्रभु श्री राम लला यहाँ पर विराजमान होंगे। इनके दिल में भी जिज्ञासा। ये पत्थर देखिए कितने मुस्कुरा के कह रहे हैं कि जल्दी से प्रभु श्री राम का यह मंदिर श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाए। मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हम धीरे चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ। आपको पताका दिख रही होगी, ये पताका यही गर्भगृह है जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं। आपको एक एक चीजें बहुत ही करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। एक एक चीजों को बहुत ही खूबसूरती से सजाने का काम हो रहा है यहाँ पर। ये जो सामने एक भगवा पताका फहरा रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं जो भगवा पताका फहरा रही है यही गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। आइए थोड़ा करीब से आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रभु श्री राम के। और वो दिन भी बहुत ही करीब आने वाले हैं जब हमारे अपेक्षाओं पर यहाँ के ट्रस्ट के जिम्मेदार खरे उतरेंगे और ये मंदिर समर्पित होगा यहाँ के सभी श्रद्धालुओं को। और मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाना चाहूंगा किस तरह से प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए, ये गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं।
यही वो जगह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। और जो सामने ध्वजा दिख रही है ये है रामलला का गर्भगृह। यहीं पर प्रभु श्री रामलला विराजमान होने वाले हैं। एक एक चीजों को बहुत ही करीब से सजाने का काम कर रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार, और पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर एक एक चीजों को बहुत ही करीने से सजाने का काम हुआ है। कैमरा पर्सन रामचंद्र साथ अनिल मिश्रा, आर्य न्यूज, अयोध्या। खबर आगरा से है, जहां ग्वालियर रोड पर छावनी परिषद की गाड़ी पलटने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 घंटे तक करीब महिला छावनी परिषद के ट्रक के नीचे दबी रही, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। अगर समय रहते महिला को निकाल लिया जाता तो महिला की जान बच सकती थी। तुम्हारी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? कासम दी। क्या करने आई थी यहाँ? फिर गाड़ी एकदम पलट गई, सुनी मम्मी बाजू नीचे दब गई और हम पे कम से कम 50 देने पे 1 घंटा बाद निकारी और निकार कर सब छोड़ के भाग गए घंटे। अच्छा। और मम्मी मैंने अकेली ने अच्छी और जंकी में संकीन ने संग दो में संग उठवाई है मम्मी। तुम्हारी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? कासम दी। क्या करने आई थी यहाँ? फिर वह 12 जनवरी को भारतीय पत्रकार संघ लीगल विंग महाराष्ट्र पुणे की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिन और राजमाता जिजाऊ की जयंती के अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया, जहां विक्रम सेन ने मंच से संबोधित किया और कहा कि अधिवक्ता पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करता है। चैताली हिमांशु झवेरी, आर्या न्यूज़ की तरफ से। आज मैं हूं पुणे महाराष्ट्र में, जहां पे आज आप देख सकते हैं भव्य आयोजन किया है भारतीय पत्रकार संघ और लीगल विंग महाराष्ट्र की टीम ने, दोनों ने साथ में हाथ मिलाकर आज एक ज़बरदस्त मुहिम छेड़ दी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। जितना मैं समझ रही हूँ, आज यहाँ पे राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं और बहुत सारे एडवोकेट एक वर्किंग डे होने के बावजूद भी अपना समय निकाल के यहाँ पे मौजूद रहे हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जानते हैं और यहाँ पे कौन कौन गेस्ट आए हैं और किस तरह का माहौल चल रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ चैताली हिमांशु झवेरी और आज मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र में और हमारे साथ है भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन सर जी। तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे उनको राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 में इसी सम्मान से नवाजा गया है। सर, आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए और इस इवेंट के बारे में बताइए। आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पुणे की जो हमारी AIJ की लीगल टीम है, उनके अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब, योगेश जी तूपे साहब एंड टीम ने जो आज कार्यक्रम रखा है, उसमें लीगल सेल के काफ़ी सारे हमारे साथी आए हैं और ये जो 50 की संख्या में जो एडवोकेट आए हैं, ये भारतीय पत्रकार संघ AIJ का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें पत्रकार और वकील मिलकर एक अच्छे से एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। चूँकि हम दोनों का जो काम है, वकालत करने वालों का और पत्रकारिता करने वालों का, समाज का और प्रशासन के बीच का सेतु बन के काम करते हैं। समाज के लोगों में जागरूकता हो, हर चीज़ अच्छे से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, कानूनों का पालन हो और इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना और लीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आम जन तक सही तरीके से पहुँचे, इसलिए लीगल सेल और पत्रकारों का जो समन्वय है उसी का मूर्त रूप है लीगल सेल हमारा AIJ का। 22 राज्यों के 460 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम लोग हैं। 74,000 से ज़्यादा पत्रकार साथी हैं। लीगल सेल के रूप में हम लोग अभी तक 8 राज्यों में
22 में से 8 राज्यों में हमारा लीगल सेल बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब महाराष्ट्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनसे पहले श्री प्रमोद जी पटेल थे मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो भी अच्छा सा काम कर रहे थे। इसके जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से है कि हम लोग एक दूसरे को राष्ट्रीय परिवार के रूप में देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने रिसोर्सेस के माध्यम से एक दूसरे की अगर कोई समस्या होती है तो उसका बेहतर से निराकरण करते हैं। अभी तक हम लोग 600 से ज़्यादा बड़े बिग कार्यक्रम कर चुके हैं और निःशुल्क सदस्यता शुल्क होता है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों से टाई अप है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जॉब दिलाने का काम करते हैं अगर किसी को कहीं ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम लोगों के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से MOU है, काफ़ी सारे बिग हॉस्पिटल से है, कोचिंग संस्थानों से है, स्कूलों से है, जहां पत्रकार और एडवोकेट्स के परिजन अगर वहां पर किसी कारण से पढ़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहाँ उन्हें निःशुल्क से लगा के कुछ % तक की सुविधा का हम लोगों ने MOU किया हुआ है, जिसका काफ़ी सारा लाभ लेते हैं। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी, अभी हम NDTV पर देखते हैं रेगुलर पारुल यूनिवर्सिटी का आता है। वहाँ अगर किसी भी एडवोकेट का बेटा या उसका परिजन, रिश्तेदार या पत्रकार का परिजन अगर वहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है तो 30% हम लोग उसको स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से हमारा है। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग 0 से लेकर 50% तक का काफ़ी सारा हमारा टाई अप है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल मदद कर रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई समस्या होने पर राष्ट्रव्यापी हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू स्पॉट पर ही उन्हें मदद मिलती है और बहुत बेहतर चल रहा है। और इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। काफ़ी सारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके सम्मानीय सदस्य यहाँ आए और आपने भी बहुत अच्छी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप सबका आभार, थैंक यू। तो आपने देखा कि एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है वो है कॉन्सेप्ट, सल्यूट टू द कॉन्सेप्ट के पत्रकार और लीगल विंग एक साथ काम करें और लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करें। और आज युवा दिन पे आप ये वेल डिज़र्व सम्मान जो आपको मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एडवोकेट प्रमिला गाड़े जी से मैडम प्लीज़ बताइए आप यहाँ पे कौन से पद पे है और इस प्रोग्राम के बारे में भी प्लीज़ बताएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमिला हरीश गाड़े। मैं अभी महिला सचिव हूँ पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार एसोसिएशन। मैं महिला सचिव हूँ पिंपरी चिंचवड एडवोकेट बार एसोसिएशन। आपने भारतीय महिला संघ ने हमें आज यहाँ पे बुलाया है और बुला के हमारा सम्मान किया है, एडवोकेट को सम्मानित किया है। और उन्होंने जो आज ये कार्य किया है ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी समझ है मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार और वकील एक साथ मिलके एक साथ काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ आसान हो जाएगी और दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ इस दुनिया में गलत नहीं होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।